हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अभी इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो माहौल है वो ख़राब हो रखा है और जंग जैसे हालात बने हुए, युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में, क्योंकि इजराइल चर्चा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी, तो हम भारत और इजराइल के संबंध में बात करेंगे। हम इसमें फ़िलिस्तीन को लेकर इतना बात नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में भारत का संबंध का इतिहास कैसा रहा है इजराइल के साथ, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा संबंध इजराइल के साथ किस तरीके से है, और फ्यूचर में दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसको और आगे कैसे ले जाया जा सकता है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सभी बातों पे हम इसमें डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों दोनों ही देश लेट 1940s में आज़ाद होते हैं। लेट 1940s कहें तो दोस्तों भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और इजराइल जो हुआ था वो 1948 में, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है लेट 1940s। और दोनों ही देश ब्रिटिश के अंडर थे। इंडिया जो था वो ब्रिटिश का कॉलोनी था और इजराइल जो था उसके ऊपर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का ही शासन था। दोनों ही देशों में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो यहाँ पे सरकारें आती हैं बनती हैं वो लोगों द्वारा चुनकर आती हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि चाहे बात इजराइल की हो या भारत की, दोनों ही देशों के जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे या तो डेमोक्रेसी बहुत ही कमज़ोर अवस्था में है या फिर डेमोक्रेसी है ही नहीं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल में भी आज के टाइम में डेमोक्रेसी की जो हालत है वो बहुत ही पस्त हो चुकी है, बहुत ख़राब है। सिमिलरली इजराइल के भी जो पड़ोसी देश हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, अरब नेशंस हैं, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ नहीं है, या तो डेमोक्रेसी थोड़ा बहुत है या बिल्कुल है ही नहीं। तो ये बात दोनों देशों के साथ कॉमन है कि इन देशों में तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन पड़ोसी में जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन दोनों देशों के बीच में अगर कोई ऑब्वियस एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है दोनों देशों के बीच का साइज और दोनों देश में का पॉपुलेशन। इजराइल का साइज बहुत ही छोटा है, यानी कि आप यूँ समझ सकते हैं कि इंडिया में जो मणिपुर राज्य है उससे भी छोटा क्षेत्रफल है इजराइल का, और पॉपुलेशन में भी तो और ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इजराइल का जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 90 लाख है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करेंगे दोस्तों तो वो 138 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों देशों के अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो दोनों ही देश में वास्ट मेजॉरिटी है मुस्लिम माइनॉरिटी की, यानी कि मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में तो हैं, लेकिन वो भी उनका भी एक वास्ट मेजॉरिटी है। कहने का मतलब है कि माइनॉरिटी होते हुए भी इजराइल में भी करीब 15 से 20% जो पॉपुलेशन है वहाँ का वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और इंडिया में भी वही है कि माइनॉरिटी में होते हुए भी जो मुस्लिम लोगों का पॉपुलेशन है वो करीब 15 से 20% टोटल पॉपुलेशन का है। दोस्तों इजराइल का जो गठन हुआ था, आज़ादी मिली थी उसे 1948 में मिली थी, लेकिन भारत तब उसको एक देश के रूप में नहीं मानता था। भारत एक इजराइल को देश के रूप में पहली बार 1950 में माना, यानी कि 1950 में भारत ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी। यानी कि 2 साल तक 1948 से लेकर 1950 तक इजराइल भारत के लिए कोई देश नहीं था। 2 साल बाद जाकर उसके गठन के इजराइल को एक देश माना गया भारत द्वारा। दोस्तों इजरायली जो लोग हैं, खासकर वहाँ के जो यूथ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया से अट्रैक्टेड हैं। कई कारण हैं इंडिया के कल्चर और हिस्ट्री की वजह से, और एक कारण ये भी है कि जब बहुत हम अगर इतिहास में पीछे जाएं तो एक वक्त था जब यहूदियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया गया था और वो दुनिया के अलग अलग भाग में, अलग अलग देशों में जाकर बस गए। मैं हिटलर वाले समय की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे कहीं पुराने समय की बात कर रहा हूँ, इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग देशों में वो जाकर बसे और अलग अलग समय पर यहूदियों के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया गया उनके ऊपर। लेकिन उनका ये मानना है कि भारत एक मात्र ऐसा देश है, इकलौता देश है जहाँ पे कि यहूदियों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। भारत में भी केरला और महाराष्ट्र वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा यहूदी लोग रहते थे, लेकिन जब इजराइल का गठन हुआ तो ये लोग भी वहाँ पे चले गए, और आज भी वहाँ पे आपको करीब 90 लाख में से 85,000 के करीब आपको ऐसे यहूदी मिलेंगे जिनके माता पिता में से कोई एक इंडियन मूल से, ओरिजिन से ज़रूर है। तो वो इंडिया के कल्चर और हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इंडिया को बहुत ही इज्जत और सम्मान की नज़र से वो देखते हैं। और दोस्तों
1950 में इजराइल को एक देश तो भारत मान लिया था, लेकिन कोई डिप्लोमेटिक जो उसमें रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। वो इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में, यानी कि और करीब करीब 40 से 42 साल बाद। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि हमने इजराइल को 1950 में देश मान लिया, तो फिर 40 साल हमें क्यों लग गए इजराइल को और इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में। तो दोस्तों इसके कई कारण हैं। इजराइल तो शुरू से चाहता था कि भारत के साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता हो, भारत हमारा एक अच्छा दोस्त हो, भारत के साथ अच्छा संबंध हो, लेकिन भारत ही नहीं चाहता था। भारत मतलब ऐसा नहीं है कि भारत चाहता ही नहीं था, भारत की कुछ मजबूरियाँ थी। भारत भी चाहता था कि इजराइल के साथ उसके अच्छे संबंध हो, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे उस वक्त की, कुछ ऐसे मतलब सिचुएशन थे जिसकी वजह से भारत खुलकर इजराइल के साथ संबंध नहीं बना पा रहा था। और उस वक्त इजराइल के साथ 40 साल लग गए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में। तो वो कौन से कारण हैं, अब उसका उन सभी कारणों को जानते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि भारत भी 1947 में ही आज़ाद हुआ था, काफ़ी यंग स्टेट था। सो उस वक्त अरब स्टेट जो यानी कि जो अरब नेशन है, तो अरब नेशन का इजराइल के साथ अच्छा संबंध नहीं है। भारत के आज भी अरब नेशन के साथ अच्छे संबंध है, उस वक्त भी थे अच्छे संबंध। तो अगर भारत जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेता उस वक्त, तो जो अरब नेशन है वो हमारे खिलाफ हो जाते, और हम काफ़ी यंग स्टेट थे उस वक्त। जितने आज हम सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, उतने हम उस वक्त नहीं थे। तो अरब देशों को भारत जो है वो मतलब उदास नहीं करना, मतलब क्या कह सकते हैं आप इसको, उनको नाराज़ नहीं करना चाहता था भारत अरब देशों को। एक कारण ये था। दूसरा कारण दोस्तों ये था कि भारत जो था वो सोवियत यूनियन की तरफ थोड़ा टिल्टेड था, जबकि इजराइल जो था वो यूएस की तरफ था। अब इससे भारत और इजराइल के बीच में इसका क्या रोल है, तो दोस्तों उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ उसके बाद कोल्ड वॉर चालू हो गया था, और दुनिया जो है वो 2 ब्लॉक में बट गई थी। तो एक ब्लॉक में यूएस लीड कर रहा था, दूसरे ब्लॉक को सोवियत यूनियन लीड कर रहा था। तो भारत जो था वो टिल्टेड था सोवियत यूनियन की तरफ, इजराइल जो था वो था टिल्टेड यूएस की तरफ। तो आप जब एक देश एक ब्लॉक की तरफ टिल्टेड है, दूसरा देश दूसरे की तरफ है, तो फिर दोनों के बीच में जो रिश्ते बन सकते थे उनमें थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन दोस्तों समय बदला और ये सारी सिचुएशन भी बदल गए। यानी कि जो अरब देश इजराइल को दुश्मन मानते थे, अब धीरे धीरे करके एक एक जो अरब देश हैं वो इजराइल को मान्यता दे रहे हैं और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत इजिप्ट ने की। सबसे पहले इजिप्ट ने पीस एग्रीमेंट साइन किया इजराइल के साथ 1979 में, है ना, 1980 के आसपास। उसके बाद इजरायली और फ़िलिस्तीन में ओस्लो अकॉर्ड साइन किया गया 1993 में। देन 1994 में जॉर्डन ने भी पीस एग्रीमेंट साइन किया इजराइल के साथ। तो जब अरब देश ही धीरे धीरे करके इजराइल को मान्यता देने लगे और उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने लगे, तो भारत के लिए भी एक दरवाज़ा खुल गया कि जब अरब देश ही उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों इजिप्ट, इजराइल के जॉर्डन के बाद अब यूएई ने भी जो है वो एस्टेब्लिश कर चुके हैं इसके साथ इजराइल के साथ रिश्ते। तो धीरे धीरे करके जो है पूरा जियोपॉलिटिकल जो पूरा सिनेरियो था वो बदल रहा है, और जो अरब देश भी हैं वो भी धीरे धीरे करके अब इजराइल को एक देश के रूप में मानने लगे हैं और उसके साथ जो है वो रिश्ते जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो एस्टेब्लिश करने लगे हैं। तो दोस्तों जब ये जो बैरियर थे, जो भी हमने पीछे बैरियर डिस्कस किया कि इजराइल जो था वो यूएस की तरफ टिल्टेड था, इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन की तरफ टिल्टेड था, या फिर अरब देशों को हम नाराज़ नहीं करना चाहते थे। तो जब अरब देश ही डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने लगे, फिर कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गया, तो फिर वो जो ब्लॉक वाला पूरा कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया कि इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन की तरफ टिल्टेड है कि नहीं है, या उसके बाद जब 1992 के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि इंडिया और यूएस भी पास आने लगे, तो फिर इजराइल यूएस के पास में है और हम सोवियत यूनियन की तरफ टिल्टेड है। अब सोवियत यूनियन तो था नहीं क्योंकि उसका विखंडन हो चुका था। तो सिचुएशन बदले और जब ये बैरियर हटे तो फिर 1992 में जाकर इंडिया और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश हुए, और धीरे धीरे जो वो रिलेशन है वो आगे बढ़ता ही गया और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। जो इम्प्रूव हुआ रिलेशन, मतलब जो पहले 40 साल जो फ्रीज हो रखा था, कोई रिलेशन नहीं था, वो 1992 के बाद काफ़ी तेज़ी से एट अ रैपिड पेस इम्प्रूव हुआ। और 2017 में
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि जो हमारे इस वक्त के प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी, वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने इंडिया के आज़ादी के बाद जो कि इजराइल के दौरे पे गए। और दोस्तों प्रणब मुखर्जी जो कि उस वक्त 2015 में भारत के राष्ट्रपति थे, वो भी पहले राष्ट्रपति बने थे जो कि इजराइल के दौरे पे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि भारत कब आज़ाद हुआ, 1948 में, 1947 में, और भारत ने 1950 में इजराइल को देश मान लिया था, लेकिन 2017 में भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पे गया, और ऐसे करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और दोस्तों जब 1992 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गए, तो उसके बाद डिफेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर में दोनों देश काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहे हैं। आज भी डिफेंस के सेक्टर में इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा आर्म्स या जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो इजराइल से लेता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इजराइल, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है, तो इंडिया भी उससे बहुत कुछ सीख रहा है इजराइल से। और दोस्तों एशिया में इंडिया जो है वो इजराइल का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना एंड हांगकांग। और दोस्तों क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हुए, तो एग्रीकल्चर और डिफेंस 2 ऐसे सेक्टर थे जहाँ पे इंडिया और इजराइल काफ़ी ज़्यादा एंगेज थे एक दूसरे के साथ। तो 2016 में ये जो आर्म्स ट्रेड था ये $600 मिलियन तक भी पहुंच गया था, और उस वक्त इजराइल जो था वो 2nd लार्जेस्ट हमारे लिए सोर्स बन गया था डिफेंस इक्विपमेंट के लिए आफ्टर रशिया। लेकिन अगर हम 2016 से 20 की बात करें दोस्तों, तो 3 बड़े देश जहां से कि इंडिया आर्म सप्लाई करवाता है, आर्म्स जो है वो खरीदता है, वो है रशिया, जो कि करीब करीब 50%, 49% जो इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट है वो रशिया से होता है। दूसरे नंबर पे है फ्रांस 18%, और तीसरा नंबर आता है इजराइल का 13%। दोस्तों ये 13% आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं हाल फिलहाल में भी इजराइल के साथ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो इजराइल आने वाले टाइम में दूसरे नंबर पर भी परमानेंटली आ सकता है रशिया के बाद। और दोस्तों जो मेजर इन्वेस्टमेंट इजराइल की तरफ से इंडिया में जो किए जाते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में, टेलीकॉम सेक्टर में, वाटर टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इजराइल की तरफ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और दोस्तों एग्रीकल्चर के सेक्टर में इजराइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है। सो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अभी भी इरीगेशन को लेकर प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ पर जो इंडिया है वो इजराइल का काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो एक्सपर्टाइज हैं उनसे वो मदद ले रहे हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया जो है वो इजराइल को क्या एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें प्रीशियस स्टोन है, मेटल्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, और टेक्सटाइल से जुड़े जो आर्टिकल्स हैं वो हैं। और दोस्तों क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश है और डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया को यहाँ और टेक्नोलॉजिकल, अगर हम टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें तो यूएस या इजराइल के मुकाबले इंडिया आज भी बहुत पीछे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत मतलब है ही नहीं इंडिया में टेक्नोलॉजी, बट अगर हम इजराइल और यूएस से कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ उनके मुकाबले अभी हम टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे हैं। तो इजराइल के लिए जो है वो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है कि वो इंडिया में आके अपने टेक्नोलॉजी को और एक्सपर्टाइज को बेच सके। और इजराइल के पास वो सब कुछ है जो कि इंडिया को चाहिए सिक्योर होने के लिए, स्टेबल होने के लिए और प्रोस्परस होने के लिए। जैसे कि हम प्रोस्परस कैसे हो सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा बनाया जाए, है ना, जो किसानों को हेल्प कर सके। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इजराइल का हम काफ़ी ज़्यादा मदद ले रहे हैं। और डिफेंस के मामले में भी दोस्तों, क्योंकि हमारे दोनों ही तरफ जो मुल्क हैं चाइना और पाकिस्तान, कैसे रिश्ते हैं आप सभी को पता है। तो डिफेंस के मामले में भी इजराइल जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा मदद करता है ताकि हम अपने जो दुश्मन मुल्क है उससे सिक्योर रह सकें। तो इजराइल के पास वो सब कुछ है जो कि भारत को चाहिए सिक्योर, स्टेबल और प्रोस्परस बनाने के लिए। और इजराइल के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, क्योंकि भारत जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे बहुत साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है और टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल से भी पीछे है। और दोस्तों इजराइल, चाहे भारत और इजराइल का संबंध काफ़ी बाद में इस्टेब्लिश हुआ हो अच्छे से, फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, लेकिन इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है। इजराइल उन कुछ देशों में से था, जब भारत ने पोखरण में टेस्ट किया था तो भारत का खुलकर सपोर्ट किया था। बहुत कम ऐसे देश थे, रूस, फ्रांस, कुछ ऐसे देश थे और इजराइल भी, जिन्होंने उस वक्त भारत का सपोर्ट किया था। नहीं तो यूएस जैसा कंट्री जिसके साथ आज हम रिश्ते की बात करते हैं कि यूएस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। उस वक्त यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी दी थी और सैंक्शन भी लगाया था, लेकिन इजराइल, रशिया और फ्रांस कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने उस वक्त हमारा सपोर्ट किया था। और कश्मीर मुद्दे की अगर हम बात करें तो इस पर भी इजराइल जितना
खुलकर भारत का सपोर्ट करता है, शायद ही कोई मुल्क इस मुद्दे पर भारत का इतना खुल के सपोर्ट करता है। और दोस्तों 1950 से 1942 तक दुनिया को दिखाने के लिए तो भारत और इजराइल के बीच में कोई संबंध नहीं था। इसको गोपनीय संबंध कहा जाता है, क्योंकि संबंध नहीं होने के बाद भी भारत का मदद इजराइल ने काफ़ी किया, चाहे वो 1962 का भारत और चीन का युद्ध हो, 1965 का और 71 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, या फिर कारगिल का वॉर हो। इन सभी युद्धों में इजराइल ने भारत का खूब सपोर्ट किया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी देश के साथ हमारा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है तो फिर कोई देश हमारा क्यों इतना मदद करेगा। तो चाहे खुलकर भारत और इजराइल के बीच में संबंध नहीं थे, बट कहीं ना कहीं एक इसको गोपनीय संबंध कहा जाता है, गोपनीय प्रेम कहा जाता है भारत और इजराइल का, कि दुनिया के सामने तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। तभी तो इजराइल ने भारत का इतना सपोर्ट किया जब भी भारत को ज़रूरत था। और दोस्तों जो भारत का स्टैंड है इजराइल और फिलिस्तीन के जो विवाद है, तो इजराइल और भारत के बीच के रिश्ते इतने अच्छे हो गए हैं कि ऐसा कुछ इस पे दिक्कत नहीं आती है कि भारत जो है वो फिलिस्तीन को भी कभी कभी सपोर्ट करता है। तो भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं इससे नहीं कुछ उस पर फ़र्क पड़ता है कि हम हमारे जो प्रधानमंत्री है वो फिलिस्तीन भी गए थे। और ऐसा नहीं है कि हम इजराइल का अभी भी मतलब पूरा खुल के सपोर्ट करते हैं। हमारा जो है वो हमारा इंडिया का जो हमेशा से एक रहा है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर वो एक मतलब बैलेंस बना के चलता है। तो ये इजराइल को इस बात का कोई बहुत ज़्यादा दुख नहीं है, गम नहीं कि भारत हमारा खुल के क्यों नहीं सपोर्ट करा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि वो भी समझते हैं भारत की मजबूरी, कि भारत क्यों नहीं उनके पक्ष में खुल के सपोर्ट कर सकता है। तो इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अब हो चुकी है, तो ये भी बीच में कोई बाधा नहीं बनता है कि भारत के प्रधानमंत्री फ़िलिस्तीन क्यों गए, हमारे साथ अगर अच्छे रिश्ते हैं तो।